आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम लोग पढ़ने या शुरू करने जा रहे हैं एक एक अलग मॉड्यूल जिसमें लगभग 10 लेक्चर आएगा और उस मॉड्यूल का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली जब ब्रिटिश भारत आए, इंडिया आए और इंडिया में ट्रेड के अलावा जब उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैंडल करने लगा, जब यहाँ एक पावर बन बैठा बंगाल और धीरे धीरे पूरे भारत को जीत करके, तब उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में क्राउन, जो आज का चैप्टर में हम लोग देखेंगे, उसने बहुत सारे एक्ट्स लाए। जैसे चार्टर एक्ट हो गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट्स हो गया, जैसे बाद में जाके हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपने जरूर नाम सुना होगा, 1909 में, 1919 में, 1935 में, और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी लाता है। तो अब इस मॉड्यूल में हमें इस सभी एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। जितने भी एक्ट्स लाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन सभी को पढ़ना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाइनली जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो बेस्ड था इसी सारे एक्ट्स पर, चाहे वो चार्टर एक्ट्स हो, रेगुलेटिंग एक्ट्स हो, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्यों ऐसा नाम है वो भी आगे आज हम लोग देखेंगे। तो इस मॉड्यूल का स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में हम लोग जो लेक्चर है इसमें इंट्रोडक्शन है। जब ब्रिटिश आया इंडिया में और ब्रिटिश का क्या मॉडल था भारत में बिजनेस करने का, उसका जो एक कंपनी था उस कंपनी का क्या मॉडल था। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या थे, ये सब जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। और आपको मालूम ही होगा कि इन सभी को याद करने में काफी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस मॉड्यूल को लाए हैं और आज उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपका बेस बनाता है, और आगे का जितना लेक्चर आता है, जैसे अगला लेक्चर जो आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो समझने में आपको आसानी होगी। और हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, पर इतना जरूर बोलेंगे कि इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन दिस मॉड्यूल और ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस टॉपिक, ऑन द यूट्यूब। हमने भी यूट्यूब पर बहुत पढ़ने का कोशिश किया, लेकिन उतना समझ में नहीं आता है। आते हैं और फीचर्स बता के चले जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगर समय यहाँ वहाँ कहीं ज्यादा लगता है तो आप उसको अगर नजरअंदाज करेंगे और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देंगे और जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करेंगे, तो प्रॉमिस है मेरा कि आपको मैक्सिमम चीज क्लास में याद हो जाएगी। बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबको मालूम है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको जो है ट्रेडिंग राइट, या जिसे हम चार्टर कहते हैं, चार्टर क्या था? बेसिकली एक सर्टिफिकेट टाइप का था। इसमें लिखा हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन दी जाती है, और ये एक्सक्लूसिव राइट थी। मतलब सिर्फ ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनियां होगी ना, तो सिर्फ एक कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको सिर्फ अधिकार मिला था ईस्ट में ट्रेड करने का, जिसमें भारत भी आता है। तो भारत में ट्रेड करने के मामले में ब्रिटेन की सिर्फ एक कंपनी को परमिशन दी गई थी ट्रेड करने का, और ये चार्टर में परमिशन मिला था, ट्रेडिंग राइट मिला था 31 दिसंबर 1600 को विक्टोरिया प्रथम के द्वारा। ये बात आपको पहले से पता होगा, हम बेस बना रहे हैं सिर्फ ताकि जो आगे का लेक्चर है उसको समझने में सहूलियत हो। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट इट्स चार्टर और ट्रेडिंग राइट्स फ्रॉम द क्वीन विक्टोरिया प्रथम ऑन 31 दिसंबर 1600। तो 31 दिसंबर 1600 को ट्रेडिंग का राइट मिल गया। क्या चीज का राइट मिला? ट्रेडिंग राइट मिला, यानी यहाँ आके व्यापार करने का अधिकार मिला, यहाँ आके युद्ध करने का अधिकार नहीं मिला, यहाँ आके रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार नहीं मिला। और जब ब्रिटिशर्स ये सब काम करने लगेंगे तब ये सब एक्ट्स आएंगे, तभी ये सब क्या आएंगे? कानून के रूप में एक्ट्स आएंगे, जो कौन भेजेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजेगा। जो ब्रिटिश है, जैसे अभी इंडिया का मॉडल है, उसी तरह ब्रिटिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी, जिसके पास मैक्सिमम अधिकार थी। और जैसे अभी प्रेसिडेंट है, वहां क्राउन हुआ करती थी, इसमें क्वीन रहे या राजा रहे, जो भी क्राउन पर राजा बैठेंगे वो क्या रहेंगे? सिर्फ नाम का हेड रहेंगे, जो नॉमिनल हेड होता है वो रहेंगे क्राउन। पर एक्चुअल पावर किसके अंदर था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर था। और यहीं से एक्ट्स बनकर आते थे भारत, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, जैसा आपने सुना होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1793 आता है, या चार्टर एक्ट 1793 आता है, फिर 1813 में, 1833 में, 1853 में, और इस तरह से आगे आता है। तो वो जो एक्ट्स है, जो कानून है, वो कौन ला रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ला रहा है। क्यों ला रहा है? ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके, इसको रेगुलेट कर सके। अगर रेगुलेट करेगा तो रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। अगर इसका परमिशन को आगे बढ़ाएगा कि ठीक है आप ट्रेड आगे कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे?
चार्टर एक्ट कहेंगे। तो चार्टर मतलब क्या हुआ? चार्टर मतलब सिंपली हुआ राइट टू ट्रेड इन इंडिया और ट्रेड इन द ईस्ट। ईस्ट में जितने भी कंट्री है वहां ट्रेड करने का जब अधिकार दिया जाता था तो उसे ही चार्टर कहते थे, इसलिए उसका नाम चार्टर एक्ट रख दिया। तो जब आप पढ़ेंगे चार्टर एक्ट तो आपको समझ में आना चाहिए कि उससे कुछ नहीं, कंपनी का जो अधिकार है ट्रेड करने का उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने परमिशन दी थी सिर्फ यहाँ ट्रेड करने का। जब कंपनी ट्रेड करने के अलावा यहाँ हिंसा करना शुरू करेगी, यहाँ एरिया को जितना शुरू करेगा, यहाँ वार करना शुरू करेगा, यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करेगा, यहाँ हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे बनाना शुरू करे, तो उनको रेगुलेट करने के लिए यह सब आता है। तो 31 दिसंबर 1600 को चार्टर या ट्रेडिंग राइट मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसी से ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ये बात आपको नहीं भूलना है कि दे केम इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। 1765 तक वो भारत में सिर्फ ट्रेड करते हैं। कुछ युद्ध भी होती है, जैसे कि 1757 का द फेमस बैटल ऑफ प्लासी होती है, उससे पहले कार्नेटिक वार्स होती है। तो इस तरह से कुछ युद्ध में तो जरूर भाग लेते हैं ब्रिटिशर्स, बट दोज वार्स वर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वहां रेवेन्यू तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, वहां किसी बड़े एरिया पर रूल तो नहीं कर रहे हैं ना, युद्ध कर रहे हैं। कंपनी का भी युद्ध हो सकती है जैसे एक व्यक्ति का युद्ध होता है। पर 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, और यही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में चतुराई से क्या किया जाता है, दीवानी राइट्स ले लिया जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बेसिकली उस समय बंगाल में बंगाल भी था, बिहार में झारखंड भी था और उड़ीसा भी था, हम लोग जानते हैं। और बंगाल भी उसमें सिंपल बंगाल नहीं था, बांग्लादेश था, आसाम था, एक्सेट्रा। एरिया पर हम लोग नहीं जाते हैं, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। पर यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, और ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिलता है। और दीवानी राइट्स किसे कहते हैं? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का और सिविल जस्टिस प्रोवाइड करने का। हम जानते हैं कि दो तरीका का होता है ना, जो क्राइम होता है दो तरीका का होता है, क्रिमिनल और एक सिविल। जैसे जो कोर्ट होते हैं वो भी दो तरीका का होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, है ना। लॉ भी होते हैं, क्रिमिनल लॉ अलग और सिविल लॉ अलग। सिविल मतलब जैसे थोड़ा बहुत चोरी किया, या चोरी तो हटा सकते हैं, जैसे डाइवोर्स से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ये सब किसमें आता है? सिविल सूट में आता है। तो सिविल जस्टिस और रेवेन्यू का जो मामला है ये ब्रिटिश के अंदर गया अंडर दीवानी राइट्स, है ना। डुअल गवर्नमेंट स्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, तो ब्रिटिश को मिला दीवानी राइट्स। यानी जो कंपनी अभी ट्रेड करने के लिए भारत आया था 1600 में, 165 साल के बाद 1600 में आया, मतलब कंपनी बना। हालांकि इसका पहला व्यक्ति जो विलियम हॉकिंस था वो 1608 में आया था, हम लोग जानते हैं ये बात को। तो 1765 तक तो सिर्फ ये ट्रेड कर रहे थे। पर जब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दीवानी राइट मिलता है तो इसको रेवेन्यू पर भी अधिकार मिलता है और सिविल जस्टिस पर भी कंट्रोल मिलता है। यानी अब ये यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, है ना। और इसी तरह दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज ए टेरिटोरियल पावर। अब एक टेरिटोरियल पावर हो गया, अब इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है जिससे ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है ना। और यहीं से क्या होता है, यही से शुरू हो जाता है मामला कि कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो 31 दिसंबर 1600 है और यहां से लेके 1765 तक ये कंपनी क्या करती है? द कंपनी हैड ओनली वन पर्पस, दैट इज कॉमर्शियल इंटरेस्ट। सिर्फ ये व्यापार करेगी, कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, इसलिए कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं लाना पड़ा इसको रेगुलेट करने के लिए, इसका जो ट्रेडिंग राइट्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए, या उसको पढ़ने का उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बिकॉज दे वर ए कंपनी हु वाज और विच वाज ट्रेडिंग इन इंडिया, जो कि सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए। पर 1765 के बाद और 1858 के बीच में ये कंपनी रूल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब 1858 का युद्ध होता है, 1857 का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, और 1858 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि कंपनी को खत्म किया जाता है, और कंपनी का पावर को खत्म किया जाता है, और ये पूरी तरह से भारत अब क्राउन रूल के अंदर रहेगा, राजा के अंदर रहेगा या रानी के अंदर रहेगा, है ना। इसलिए 1765 से 1858 के बीच के टाइम पीरियड को हम कंपनी रूल कह सकते हैं। क्यों कंपनी रूल कह सकते हैं? बिकॉज द कंपनी वाज टेकिंग ईच एंड एवरी डिसीजन इन इंडिया। भारत में जितने भी निर्णय हो रहे थे, डिसीजन हो रहे थे, वो कंपनी ले रही थी, क्योंकि कंपनी ही यहाँ सर्वोसर्वा है। लेकिन 1858 के बाद जितना एरिया भी जीता गया था, वहां पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे रेवेन्यू की पॉलिसी होगी, या और जितने भी फैसले हैं वो डायरेक्ट क्राउन के अंदर आ गया। इसलिए 1858 से 1947 जब तक कि भारत आजाद नहीं हो जाता है, इस पीरियड को हम लोग क्राउन रूल कहते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर आपको बोला जाए कि कौन से एक्ट्स हैं जो कंपनी के द्वारा लाए गए थे, या लाए तो सभी एक्ट्स किसके द्वारा गए थे, ये तो हमने पहले ही बताया कि सभी एक्ट्स लाए जाएंगे
ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सभी कानून लाएगी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट 1765 से 1858 के बीच में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी को का ट्रेडिंग राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए लाता है, इसलिए इसमें कुछ आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी सुनने को मिल सकता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आप सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया गया। जब आप चार्टर एक्ट सुनेंगे तो क्या समझेंगे कि कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट्स है उसको 20 साल के लिए बढ़ाने के लिए, जनरली 20 साल के लिए लाया जाता था, तो 20 साल के लिए बढ़ाने के लिए लाया जाता है। पर जब 1858 से 1947 के बीच में कोई भी एक्ट आएगा तो जो जनरली उसका नाम क्या रहता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्यों? क्योंकि क्राउन के अंदर है अब गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसी का पावर यहाँ पर है। क्राउन मतलब क्या है? क्राउन तो नाम की पावर है ना, एक्चुअल पावर तो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट अब ला रही है कानून खुद को नियंत्रण करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम आता है। क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? इस चैप्टर इसको पूरे को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक कंपनी रूल 1773 से 58। 1773 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना। और दूसरा क्राउन रूल के अंदर जो कानून आते हैं 1858 के बाद, दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहला हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। हालांकि यहाँ पर एक एमेंडिंग एक्ट भी आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। एमेंडिंग एक्ट भी आता है। 1773 में जो कमियां थी उसको खत्म करने के लिए एमेंडिंग एक्ट आता है ना। फिर यहाँ भी एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 आता है कॉर्नवालिस के कारण। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट शुरू होगा जो 1793 में आएगा, 1813 में आएगा, 1833 में आएगा, 1853 में। हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आ रहा है, यानी हर 20 साल के लिए क्या किया जा रहा है, कंपनी का जो ट्रेडिंग राइट्स है उसको बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। ठीक है। इस तरफ हम लोग पढ़ेंगे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 3 पढ़ेंगे, 1861 में, 92 में, 1909 में। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेंगे, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे कि और किस नाम से इसको पुकार सकते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है। फिर साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉमनल अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 1765 से पहले या 1773, क्योंकि पहली बार एक्ट कब आता है, 1773 में आता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसके थ्रू पहली बार कंपनी को का अफेयर को कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या मतलब कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, इसको हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का कंपनी है, ब्रिटेन में बना है, प्राइवेट लोग इसका शेयर होल्डर्स हैं। और ईस्ट इंडिया क्योंकि ये ईस्टर्न की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और एक कंपनी है। अब कोई भी कंपनी है तो उसका ओनर्स रहता है या शेयर होल्डर्स रहता है। शेयर होल्डर्स मतलब मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए बार्क बीपीएससी है, और इस कंपनी को हमने मान लीजिए 4 व्यक्ति मिलकर बनाया, 4 पर्सन मिलकर बनाया, और चारों का जो शेयर होल्डर है या शेयर का परसेंटेज है 25% है। तो ये 4 क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। उसी तरह जब बड़ा कंपनी बनती है तो उसका जो शेयर होल्डर्स आते हैं लाखों में रहते हैं। या मान लीजिए यही कंपनी बहुत अच्छा काम करती है और ये शेयर में लिस्ट होती है, तो इसका भी शेयर होल्डर्स क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो जो शेयर होल्डर्स, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका जो ओनर्स है या जो शेयर होल्डर्स है, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। सिंपल है, जो ओनर्स हैं, जो इस कंपनी को जिसने बनाया है, उसमें 100 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, वी डोंट नीड टू लर्न अबाउट द नंबर। लेकिन जितने भी लोग थे उसे ही ग्रुप में कहते हैं, एक साथ बोलना हो तो कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो सभी ब्रिटेन में रहते थे। यही यानी ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या हुए, ओनर्स ऑफ द कंपनी हुए, ये कंपनी के मालिक हैं। ये अपॉइंट करते थे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, या सिंपली 24 डायरेक्टर्स को ये अपॉइंट करते थे, 24 व्यक्ति को अपॉइंट करते थे, जिसका काम रहता था कि आप देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डे टू डे फंक्शनिंग है कैसा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में कोई गवर्नर आया तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यही डायरेक्टर्स करेंगे। भारत में कोई कमांडर इन चीफ आया तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, यही डायरेक्टर्स करेंगे। भारत में रॉबर्ट क्लाइव आया, कौन अपॉइंटमेंट क्या होगा, यही डायरेक्टर्स करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। यानी डे टू डे फंक्शनिंग कंपनी का कौन देख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहा है, जो कहां है, ये भी सभी ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। कितने थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है, ये ओनर्स हैं, कंपनी के मालिक हैं। इसकी संख्या
जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालिक की संख्या घटते बढ़ते रहती है, किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया, तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। पर ये एनुअली यानी हर एक साल 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे, जिसका काम था डेली अफेयर्स को देखना। और यही 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, ये ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को अपॉइंट करते थे, चाहे गवर्नर्स हो, कमांडर इन चीफ हो, सिंपल सिपोई हो, या कोई भी हो, जो कंपनी का सर्वेंट्स है, उसको कौन अपॉइंट करेगा? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां तक समझ में आ गया? अब जब कंपनी भारत में आता है, तो शुरुआती में 3 जगह ये अपना जो है कंट्रोल जमाता है, एक बंगाल में, एक मद्रास में और एक बॉम्बे में। इसे ही क्या कहते हैं? 3 प्रेसिडेंसीज। शुरुआत में तो 3 ही प्रेसिडेंसी था ना, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। जब तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं आता है, दे ऑल वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। लगभग लगभग ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे से कम हस्तक्षेप है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ का जो गवर्नर है, वो बॉम्बे का मैटर को देखेगा, जो बंगाल का गवर्नर है, वो बंगाल के मैटर को देखेगा, जो मद्रास का गवर्नर है, वो मद्रास के मैटर को देखेगा। जब जरूरत होगा तो ये इसको फोन करेगा कि आर्मी भेजिए, तो आर्मी भेज देगा। पर अपना जो अपने अंदर का जो एरिया है, रेवेन्यू पॉलिसी है, या और किसी भी तरह का पॉलिसी की बात है, वो लगभग इंडिपेंडेंट है। जब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ेंगे, तो उसमें पहला पॉइंट ये आएगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये दोनों को इसके अंदर कर दिया गया। तब वहां पर हम समझेंगे कि कैसे जो पहले का पोजीशन था उससे चेंज होता है ना? तो ये जो 3 प्रेसिडेंसीज है, ये देवर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और सभी प्रेसिडेंसी जो है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो इंग्लैंड में है। हमने पढ़ा ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यही 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? हर एक सर्वेंट्स जो है कंपनी का, ऑफिसर जो है कंपनी का, सभी को अपॉइंट करते हैं। इसलिए दीज ऑफिसर्स एंड गवर्नर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू दीज 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दीज 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, सो दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है? वो ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो मालिक हैं कंपनी का। तो ये इसको रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इसके प्रति, और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो कल से हम लोग, यानी कि अगले लेक्चर से हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे। आप जरूर मिलिए, मेरा आपसे वादा है कि मैक्सिमम चीज आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के साथ।